इम्पॉर्टेंट रिवीजन नोट्स का पहला भाग। दोस्तों देखिए, रसायन विज्ञान का विकास सबसे पहले मिस्र यानी इजिप्ट में हुआ था और आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता ए लेवोसिए को कहा जाता है। भारतीय महर्षि कणाद ने डाल्टन के परमाणुवाद से हजारों वर्ष पहले बताया था कि पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यानी किसी भी पदार्थ का निर्माण अनेक सूक्ष्म कणों से हुआ है। इसके अलावा आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है और कीमिया शब्द का अर्थ काला रंग होता है। दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। और रसायन विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख शाखाओं में अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, औद्योगिक रसायन आदि हैं। आइए रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण जो है चैप्टर द्रव्य के बारे में जानते हैं। द्रव्य यानी कि मैटर। दोस्तों प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी जो भी पदार्थ या जो भी द्रव्य होता है वो या तो ठोस अवस्था में पाई जाएगी या द्रव अवस्था में या फिर गैस अवस्था में। दोस्तों द्रव्य का वह रूप जिसका निश्चित संघटन और निश्चित गुण होता है उसे पदार्थ कहा जाता है और द्रव्य का वह रूप जो किसी भी विधि द्वारा द्रव्य के अन्य रूपों में विभाजित नहीं होता है उसे तत्व या एलिमेंट कहा जाता है। तो तत्व क्या है? द्रव्य का वह रूप जो किसी भी विधि द्वारा द्रव्य के अन्य रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसको तत्व कहा जाता है। हवा, दोस्तों एयर या विंड जो है ये कई प्रकार के गैसों का मिश्रण होती है और पेट्रोल जो महत्वपूर्ण ईंधन है ये कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। पीने का पानी शुद्ध पानी और कुछ लवणों का मिश्रण होता है, जबकि शुद्ध पानी जो है वो यौगिक होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसके अलावा देखिए भोजन में उपयोग होने वाला नमक जिसको साधारण नमक कहते हैं ये NaCl और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है। ये सभी यौगिक के उदाहरण हैं। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसें नाइट्रोजन 78.09% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 20.95%, आर्गन 10.93% और इसके अलावा वायुमंडल के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है 0.039% की भागीदारी होती है। देखिए सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस ओजोन गैस होती है और ओजोन गैस को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली अत्यंत उच्च ऊर्जा की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों की सुरक्षा करती है। देखिए अवरोही क्रम में अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में होता है। तो गैसीय पदार्थों में जो आकर्षण बल अणुओं के बीच होता है वो बहुत कम होता है। दोस्तों पदार्थ की गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है और ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है। आइए जानते हैं तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक यानी कंपाउंड और मिश्रण यानी मिक्सचर के बारे में। देखिए दोस्तों मरकरी यानी Hg और ब्रोमीन जिसका कि संकेत Br होता है, ये सामान्य रूम टेम्परेचर यानी कमरे के टेम्परेचर पर ये द्रव के रूप में होते हैं यानी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, पारा और ब्रोमीन। दोस्तों तत्व जो है वह समांग शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें केवल एक ही पदार्थ का द्रव्य पाया जाता है और तत्व को किसी अन्य रासायनिक विधि द्वारा और अधिक सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सभी तत्व के उदाहरण हैं और अभी तक 112 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं और 112 ज्ञात तत्वों में 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। अन्य जो तत्व हैं उनको प्रयोगशाला में निर्मित किया गया है। शेष तत्व वैज्ञानिक ने कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया है
और देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि प्रत्येक वस्तु की रचना तत्वों से मिलकर होती है, इसलिए इन्हें प्रारंभिक पदार्थ भी कहा जाता है। यौगिक कंपाउंड वह रासायनिक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, और यौगिक को उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। जल, तो जल जो है वो एक यौगिक है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणु के संयोग से मिलकर बना होता है। और दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर जो द्रव बनता है उसे मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। इनमें एक तो समांगी मिश्रण होता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन। और समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है क्योंकि इनमें सभी जगह एक समान संघटन होता है। विषमांगी मिश्रण जान लेते हैं। दोस्तों, वह मिश्रण जिसमें भौतिक रूप से अलग अलग भाग होता है और प्रत्येक भाग के गुणधर्म अलग अलग हों उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे के बुरादे, साल्ट यानी नमक और सल्फर, तेल और जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। और इसमें विषमांगी मिश्रण में जो होता है भौतिक रूप से अलग अलग भाग होता है और ये पूरी तरह मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे में। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य और जान लेते हैं कि पृथ्वी के पटल या भूपर्पटी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व प्रतिशत भार के अनुसार अगर जो हम देखें तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है 46.6%। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम जो है 3.6% ये होता है। तो पृथ्वी के पटल या भूपर्पटी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व प्रतिशत भार के अनुसार ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम है। चीनी का फार्मूला दोस्तों C12H22O11। यह एक यौगिक है यानी कंपाउंड है। और बर्फ़ के बारे में जानते हैं, बर्फ़ के गुण के बारे में, तो बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलती है और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता है। और ओजोन गैस ऑक्सीजन का एक अपूर्ण रूप है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका फार्मूला O3 होता है। और ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के सबसे निचले भाग में पाई जाती है। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर जो घरों में प्रयुक्त होता है इसमें शीतलक की तरह प्रयोग किया जाने वाला यौगिक फ्रेयान होता है। और दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व लाल फास्फोरस होता है। ओजोन गैस से सड़ी मछली जैसी गंध भी आती है। और पुराने तेल चित्रों को पुनः उभारने में हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है H2O2, यह एक द्रव है, इसका प्रयोग किया जाता है तैल चित्रों के रंग को पुनः उभारने के लिए, यानी जो भी ऑयल पेंटिंग होती हैं उनको साफ करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जल में आटे का और जल में चाक का निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। और डीजल अथवा पेट्रोल और जल का मिश्रण भी ये एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि इनमें जो विलयन बनता है वो पूरी तरह मिक्स नहीं होता है। शक्कर और जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण होता है। और एल्कोहल और जल का मिश्रण भी समांगी मिश्रण है। और सबसे अच्छे विलायक सर्वाधिक डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक वाले पदार्थ माने जाते हैं। जल जो है उत्तम विलायक है क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है। और जल एक ध्रुवीय अणु है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है। दोस्तों, जल को सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जल यानी जो पानी होता है उसको सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और कई सारे पदार्थ जल में घुल जाते हैं। कपूर, घी, सल्फर, नेफ्थलीन आदि जल में अविलेय होते हैं। देखिए, कपूर, घी, सल्फर, तेल, गंधक, नेफ्थलीन ये जल में अविलेय होते हैं। आयोडीन को स्पिरिट में घोलकर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जैसे टिंचर आयोडीन, आयोडेक्स आदि बनाई जाती है। और ड्राई क्लीनिंग में बेंजीन और पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों तेल, वसा और रबर का बेंजीन एक अच्छा विलायक होता है, इसलिए इसका उपयोग उद्योगों में विलायक के रूप में किया जाता है। तो बेंजीन जो है ये इसमें तेल, वसा और रबर जो हैं बहुत आसानी से घुल जाते हैं। इसका प्रयोग उद्योगों में विलायक के रूप में किया जाता है। और देखिए चीनी, फिटकिरी, नीला थोथा जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, नमक, एल्कोहल, ये सभी जल में विलेय हैं। तेल, वसा, घी, मोम ये सभी कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फार्मूला CCl4 होता है उसमें विलेय हैं। और पेंट और रेजिन तारपीन के तेल में विलेय होते हैं। रबर नैफ्था में दोस्तों विलयन के बराबर साइकिल के पंचर जोड़ने और अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है, ये विलेय है। रबर जो है वो नैफ्था में विलेय होता है। फिटकिरी का जल में विलयन ठोस का द्रव में विलयन का उदाहरण है। और बादल और कोहरा जो हैं ये कोलाइडी विलयन यानी कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। विलयन का निर्माण पूर्ण रूप से एक भौतिक परिवर्तन होता है। दोस्तों मिश्रणों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स जो है कैसे होता है, आइए जानते हैं। साधारण जल को आशुत जल आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है, जिसको कि डिस्टिलेशन जो है प्रोसेस कहा जाता है। और ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल में घुलनशील किंतु वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं उनको भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन से शुद्ध किया जाता है। और स्याही आदि से रंगीन पदार्थों को पृथक करने के लिए वर्ण लेखन विधि जिसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों निलंबन एक मिश्रण है जिसमें पदार्थ के कण द्रव अथवा गैस से धीरे धीरे अलग होते हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि देखिए ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के अतिसूक्ष्म कण 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर दूसरे पदार्थ के संपूर्ण क्षेत्र पर छितरे हुए होते हैं, यानी जिनमें से एक वस्तु दूसरे वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित होती है, ऐसे मिश्रण को कोलाइड विलयन या कोलायड कहते हैं। कोलाइड ठोस, द्रव और गैस की स्थिति में भी हो सकता है। और धुआं, कोहरा, इमल्सन, मक्खन, कॉस्मेटिक क्रीम आदि कोलाइड मिश्रण के उदाहरण हैं। आइए रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण परमाणु की संरचना के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। तो दोस्तों परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E- या β- से जो है प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इसकी खोज J.J. थॉमसन द्वारा की गई थी। प्रोटॉन को कैपिटल P1H1 या P+ से प्रदर्शित किया जाता है, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। और न्यूट्रॉन N या N0 से प्रदर्शित किया जाता है, जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। और मूल कणों के द्रव्यमान जान लेते हैं और आवेश जान लेते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है और इस पर -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम चार्ज यानी आवेश होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और 1.6726 इंटू 10⁻⁻14 ग्राम इसका वजन होता है द्रव्यमान। और इस पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। न्यूट्रॉन आप जानते हैं उदासीन कण होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, जबकि इसका द्रव्यमान 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। देखिए दोस्तों प्रोटॉन पर आवेश जो है 1 इकाई धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन एक नाभिकीय कण है जो धनावेशित होता है। और देखिए ये नाभिक होता है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने 1897 में की थी। और पॉजिट्रॉन एक जो है ये कण है जिसकी खोज कार्ल डी एंडरसन द्वारा की गई थी। पॉजिट्रॉन धनावेशित होता है जिसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसको इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा 1932 में की गई थी और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है।
न्यूट्रॉन पर न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। दोस्तों, परमाणु में व्याप्त सभी कणों में सर्वाधिक भारी न्यूट्रॉन होता है और सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन के प्रथम रूप यानी साधारण हाइड्रोजन पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश होता है और नाभिक में उपस्थित कण न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं संयुक्त रूप से। और दोस्तों, परमाणुओं में सबसे छोटा और हल्का हाइड्रोजन होता है जिसकी त्रिज्या लगभग 0.3 × 10⁻⁻10 मीटर होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। प्रोटियम का सूत्र 1H1, ड्यूटेरियम का 1H2 और टाइट्रियम का 1H3 होता है। और प्रायः अपर रूप तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दोस्तों, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा बहुत कठोर और कुचालक है जबकि ग्रेफाइट मुलायम और सुचालक पदार्थ होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक बीटा कण के समान होता है। और दोस्तों, तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उसके नाभिकों के अंदर केवल प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या समान होती है और इसी कारण ये जो है इनका परमाणु संख्या समान होने पर, परमाणु क्रमांक समान होने पर ये समस्थानिक कहलाते हैं, जबकि इनका परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। दोस्तों, प्रकाश का एक क्वांटम फोटॉन कहलाता है और उन तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणुओं का परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे परमाणुओं को समभारिक कहते हैं क्योंकि इनका परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसमें देखिए, समभारिक परमाणुओं में कैल्शियम और आर्गन के परमाणु हैं। सामान्यतः न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है और न्यूक्लियस जो होते हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। संयोजकता के बारे में जानते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री में संयोजकता का बहुत ही महत्व है और संयोजकता या बैलेंसी ये सूत्र या निर्माण में, तत्वों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी तत्व का दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं और किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन या क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या से तत्व की संयोजकता को मापा जाता है। कोई भी परमाणु उतने ही बंधों का निर्माण कर सकता है जितनी की उसकी संयोजकता होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी परमाणु उतने ही बंधों का यानी बॉन्ड्स का निर्माण कर सकता है जितनी उसकी संयोजकता होती है और भिन्न भिन्न वर्ग के तत्वों की संयोजकता भी भिन्न भिन्न होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमाणु मिलकर ऐसे अणुओं का निर्माण करते हैं जिससे उनकी संयोजकता अक्रिय गैस के बराबर हो जाए यानी उनको अस्थायित्व मिल जाए। इस प्रकार देखा जाए तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18 आदि होती है। और दोस्तों, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एक परमाणु या परमाणु समूह से इलेक्ट्रॉन का ह्रास या योग होता है तो परमाणु आयन या मूलक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बारे में और भी जानने की ज़रूरत है। देखिए, वह आयन जो इलेक्ट्रॉन के ह्रास से बनते हैं, धनावेशित होते हैं, उनको धनायन यानी कैटायन और धनात्मक मूलक कहे जाते हैं। और दूसरे वे आयन हैं जो इलेक्ट्रॉन के योग से बनते हैं, ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, ऋणायन या ऋणात्मक मूलक कहलाते हैं। एक आयन या मूलक एक संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक या चतुर्थ संयोजक के रूप में विभाजित किया जाता है। आइए धनात्मक मूलक या धनायन के बारे में जानते हैं, विभिन्न मूलकों और उनकी प्रकृति के बारे में। सोडियम आयन दोस्तों एक संयोजक होता है। पोटेशियम आयन K+ ये भी एक संयोजक होता है। लिथियम आयन Li+ ये एक संयोजक होता है और अमोनियम आयन यानी NH4+ एक संयोजक होता है। हाइड्रोजन आयन भी जो H+ होता है एक संयोजक है। बेरियम आयन दोस्तों Ba+2 होता है, ये द्विसंयोजक है। कैल्शियम आयन यानी Ca+2 ये भी द्विसंयोजक है। जिंक आयन यानी Zn+2 ये द्विसंयोजक है। मैग्नीशियम आयन भी दोस्तों द्विसंयोजक होता है और इस आयन का जो प्रतीक है Mg+2 होता है।
एल्यूमिनियम आयन Al+3 होता है जो कि त्रिसंयोजक है, और क्रोमियम आयन भी त्रिसंयोजक होता है, Cr+3 इसका जो है प्रतीक होता है। संयोजकता दोस्तों संयोजकता संख्या वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि किसी यौगिक के निर्माण में तत्वों के कितने इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है। अब आइए ऋणायन के बारे में जानते हैं। देखिए हाइड्राइड H- आयन एक संयोजक होता है, हाइड्रॉक्साइड OH- एक संयोजक होता है, और बाइसल्फाइड यानी HSO3 ये ऋणात्मक आयन एक संयोजक होता है। क्लोराइड आयन भी एक संयोजक होता है, फ्लोराइड आयन एक संयोजक है, और आयोडाइड आयन दोस्तों ये भी एक संयोजक ऋणायन होता है। इसी प्रकार ऑक्साइड आयन जो होता है, देखिए ऑक्साइड O-2 ये द्विसंयोजक, सल्फाइड आयन द्विसंयोजक, सल्फेट आयन द्विसंयोजक, बाइफास्फेट आयन जिसका कि सूत्र होता है HPO4-2 ये द्विसंयोजक होता है। इसी प्रकार दोस्तों फास्फेट आयन PO4 इस पर -3 का आवेश होता है, ये त्रिसंयोजक, और फास्फाइड आयन P-3 त्रिसंयोजक, और नाइट्राइट आयन N-3 ये भी त्रिसंयोजक आयन होता है। दोस्तों यौगिकों का रासायनिक सूत्र उनके आयन के आवेशों की संख्या पर निर्भर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और धनात्मक मूलक या धनायन को पहले लिखा जाता है, ऋणायन या ऋणात्मक मूलक को उसके बाद लिखा जाता है। किसी यौगिक के अणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी यौगिक के अणु जो होते हैं वो वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं, और सोडियम क्लोराइड का बनना वैद्युत संयोजकता का उदाहरण है। लगभग सभी लवण और धातु ऑक्साइड एवं धातु हाइड्रोक्साइड ये आयनिक यौगिक होते हैं, और सहसंयोजक बंध द्वारा बनने वाले यौगिक आणविक यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों सहसंयोजक बंध जो हैं ये इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा प्राप्त होते हैं। वाष्प अवस्था में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो HCl के अणु होते हैं वो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध का उदाहरण माना जाता है। दोस्तों रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जिनको कहा जाता है। देखिए भौतिक परिवर्तन तो वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसको फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरणों में कोहरा बनना, विद्युत घंटी का बजना, नमक का जल में घुलना, चीनी और शक्कर का जल में घुलना, मोमबत्ती का पिघलना, विद्युत बल्ब का जलना और पेंट का शुष्कन, ये सभी भौतिक परिवर्तन हैं और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरा होता है दोस्तों केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। तो वो परिवर्तन जिसमें जो पदार्थ है नया रूप लेता है, जिसको पृथक्करण की प्रक्रिया द्वारा मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दहन या जलन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश जो है उत्पन्न होता है। दोस्तों सल्फर और फास्फोरस का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, और इसी प्रकार फलों का पकना भी रासायनिक अभिक्रिया है। किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण अगर जो हम देखें तो पेट्रोल का जलना, लकड़ी का जलना, मक्खन का खराब होना, रक्त का जमना, गोबर से गोबर गैस बनना, दूध से दही बनना और लोहे में जंग लगना, ये सभी दोस्तों केमिकल चेंजेज के उदाहरण हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या कहलाता है? तो देखिए ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है। इसको ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहते हैं। और परमाणुओं, आयनों और अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया रिडक्शन यानी अपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण को दोस्तों याद रखिएगा उपचयन भी कहते हैं ऑक्सीडेशन को, और अपचयन को अवकरण भी कहा जाता है। धातुओं के ऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, और सभी धातुएं अपचायक पदार्थ के उदाहरण हैं। देखिए आयन और मूलक जो होते हैं दोस्तों उनकी ऑक्सीकरण संख्या उनकी संयोजकता के बराबर होती है, और सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप जानते हैं कि H2O2 ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड के उपयोग के बारे में आपने जाना है कि ये ऑयल पेंटिंग
ऑयल पेंटिंग यानी तैलीय चित्रों को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया अपचयन के कारण होती है और सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन फूलों का रंग क्रमशः अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण के द्वारा नष्ट करती हैं और क्लोरीन किसी पदार्थ का विरंजन ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा करती है। आइए अब देख लेते हैं उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के बारे में। दोस्तों, उत्प्रेरण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम बर्जीलियस ने किया था और मोटर कार के इंजन में संपीड़न के समय पूर्व ज्वलन को रोकने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड यानी C2H5 4P भी मिलाया जाता है। देखिए, किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है लेकिन पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है तो इसे उत्प्रेरण कहा जाता है। और अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले पदार्थ को जो स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है उसको उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट कहते हैं। जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होते किंतु अपनी उपस्थिति के कारण किसी उत्प्रेरण की सक्रियता को बढ़ा देते हैं उनको वर्धक कहा जाता है। आइए देख लेते हैं प्रमुख उद्योग और उनमें प्रयुक्त उत्प्रेरक, और यहाँ से कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और देखिए, तेलों का हाइड्रोजनीकरण यानी वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकिल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया गैस के निर्माण में लोहे का चूर्ण प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। और आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने में टाइलिन एंजाइम प्रयुक्त होता है। स्टार्च से माल्टोस बनाने में एमाइलेज एंजाइम और गन्ने के रस से सिरका निर्माण में माइकोडर्मा